नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम आप सभी को और में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम सभी के पूजनीय मैं बोलूँगी डॉक्टर विक्रम सिंह सर, फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड संदीप भाई फ्रॉम प्रारंभ। इतनी बड़ी घटना हो गई रात को जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तकरीबन साढ़े बजे के आसपास ये न्यूज़ आनी शुरू हुई कि किस तरीके से पशुपतिनाथ टेम्पल पर, मैं जब बोल रही हूँ मेरे रोंगटे इसलिए खड़े हो रहे हैं बिकॉज़ पशुपतिनाथ टेम्पल हम सभी बहुत सारे लोग गए हुए हैं, सब जानते हैं कि उसकी आस्थाएँ कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये वही मंदिर है जहाँ से सोनिया जी को लौटाया गया था बिकॉज़ शी वाज़ अ बीफ ईटर, गौ-मांस खाती थी, क्रिश्चियन थी, हिंदू नहीं थी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने बदला अपना सेट कर लिया, बट ख़ैर वो तो हम इमोशनल बातें करें, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ जो आज की डेट में दे ट्राइड टू टेक ओवर एंड वैंडलाइज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल। आपका गवर्नमेंट के साथ होना एक अलग चीज़ है। आपने उनके पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, आपने रेजिडेंसेस ऑफ द एक्स पीएम पे अटैक किया, एक्स पीएम की वाइफ को जलाकर मार दिया। बट ये कहाँ की समझदारी है कि आप मंदिरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स ने नेपाल की एक विज्ञप्ति निकाली थी, जिसके ऊपर सर अभी और लाइट्स डालेंगे। वो कहीं न कहीं जायज़ थी एंड दे न्यू व्हाट वाज़ हैपनिंग। Sir, a very warm welcome on the show. The platform is yours, sir. गॉड ब्लेस यू गायत्री जी, संदीप जी नमस्कार। ये जो घटनाक्रम नेपाल में हो रहा है, नेपाल ऑलमोस्ट एक हमारा सिस्टर स्टेट हम कह सकते हैं और उनसे परंपरागत तरीके से मैं कहूं कि शताब्दियों से हमारा एक दूसरे के आना जाना रोटी और बेटी का संबंध रहा है। मैं सीधे बिंदु पर आता हूं। पशुपतिनाथ मंदिर पे आक्रमण सनातन पर आक्रमण है। मैं फिर कह रहा हूं, पशुपतिनाथ मंदिर पे आक्रमण एक सनातन पे आक्रमण है। इसने केवल 3 करोड़ नेपाल की जनता को ही आहत नहीं किया होगा, मैं समझता हूं भारत की और विश्व में रह रहे सभी सनातनियों को आहत किया है। और इसके मैं समझता हूं परिणाम जरूर होंगे। लेकिन ये बताया जाता है कि मंदिर पे आक्रमण करने की विशेषाधिकार और एक तरीके से महारत लश्कर ए तैयबा और आईएसआई को है। तो सबसे पहले तो जो रोग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रोग एजेंसीज हैं उनको आप चिन्हित करें कि सबसे पहले हमारे टारगेट पे होना चाहिए आईएसआई और लश्कर ए तैयबा। ये आज से नहीं, जमाने से नेपाल में इनको फुटहोल्ड मिल चुकी थी। और इंडो नेपाल, आपने कंचनपुर का नाम अभी उत्तराखंड से आपने सुना होगा, क्या कंचनपुर, बनबसा और इधर रुपैडीहा और महाराजगंज से लेकर के उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा है। वहां से आवागमन चलता ही रहता है और वहां पर भी समस्याएं शुरू हो गई हैं। लेकिन मौलिक बात यह है कि जिस तरीके का वहां पर हिंसा हुई वो हिंसा भारत में न आए। और जिन बातों को आपने प्रकाश डाला, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। भारत के किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल के समकक्ष हमारा पशुपतिनाथ भगवान का पूजा स्थल और मंदिर है। हम सबकी, सभी सनातनियों की ये इच्छा रहती है कि मरने से पहले एक बार जाके पशुपतिनाथ दरबार में जाके मत्था टेक लें। और वहां पर आक्रमण हमारी आस्था पर आक्रमण है, हमारे मस्तक पर आक्रमण है। सर, हिंदूज तो अटैक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल ने जो निकाला, आईएसआई, लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद, इन 3 का स्पेसिफिकली नाम है। मैं वो सर्कुलर भी अभी उस पे डाल रही हूँ। इन तीनों का नाम इस विज्ञप्ति में है। बिल्कुल सही है। ये विज्ञप्ति जो है ये आधिकारिक है और इस आधिकारिक विज्ञप्ति के बाद डिनायल मोड में, क्योंकि आपने कहा पहले आक्रमण करो, हिंसा करो, फिर डिनायल मोड में आ जाओ कि हमने नहीं किया है, और उसके बाद जब कुटाई हो तो उसके बाद विक्टिम कार्ड खोलो। तो आपने तो स्टेज 1 की बात कर दी। अब इससे ज्यादा आधिकारिक तो कुछ हो नहीं सकता है, प्रमाणिक कुछ हो नहीं सकता है। इसके बाद तो चिन्हित करके जिन लोगों ने ये कुंसित कार्य किया है, अपवित्र कार्य किया है, इनको शेर के ऊपर सवा शेर आपको दिखा देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि नेपाल की सेना ने बड़ी तेजी से स्थिति को नियंत्रित किया है। और मेरा आह्वान होगा कि जिन्होंने नेपाल के मानक, नेपाल के सिरमौर, नेपाल के ताज पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण का जो साहस किया है, आईएसआई, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनके जो जो भी वहां पे कार्यालय है, कार्यकर्ताएं हैं, इनके वहां पर जाकर के इनको नेस्तनाबूद कर दें। संदीप भाई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? कल रात को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम। विक्रम सिंह साहब, मतलब मेरा सौभाग्य कि आज आपके साथ बैठने का अवसर मिला और ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि नेपाल में जो हो रहा है। मैं उससे पहले एक छोटा सा आपको ना रेफरेंस देना चाहूंगा। ये किताब है
बबलू श्रीवास्तव सर बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक खतरनाक अपराधी था और उसने अपनी जीवन गाथा लिखी है अधूरा ख्वाब। और इसमें एक सीधी लाइन आती है, चंकी भाई नेपाल में तो सब बड़ा आसान है, हाँ हमें बस पैसा होना चाहिए। ये जितना अपराध करते थे सब नेपाल से करते थे, अपहरण करते थे नेपाल भाग जाते थे। ये अपराधी की अपने लिखित इतिहास में है और ये आईएसआई के कनेक्शन के बिना नहीं होता था। कितना ज्यादा यूपी बॉर्डर का सर ने नाम लिया और बिहार बॉर्डर से जितना नेपाल का पोरस बॉर्डर रहा है। और लोग जो हमारा वहां पर की इंडियन करेंसी भी वहां चलती थी। सबसे बड़ी घटना कंधार की जो घटना हुई थी उसमें उस एयरलाइंस में सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, उनके पास पूरे हथियार थे। तो कंधार की घटना बहुत आसानी से नेपाल से ही कर पाए थे ये लोग, जो आईएसआई का वहां पे पूरा सिस्टम नेटवर्क था। तो आज भी यदि वो नेटवर्क जीवित है, और आईएसआई मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब यूएस, प्योर वो पूरी एक लिंक है, हम लोगों ने हाल फिलहाल में बहुत आसानी से देखी है। आसिम मुनीर जिस प्रकार से यूएस से जाते हैं, कहते हैं कि आधी दुनिया ले डूबूंगा, तो यूएस का ही कथन है, वो बोल आसिम मुनीर रहा है। और जब आईएसआई की बात आती है, आसिम मुनीर खुद भी पहले आईएसआई हेड रहा है, वो पहले यही तो करता था, यही सब करता था। उसके बाद आज नेपाल में अपने तंत्र को एक्टिवेट किया गया है पोस्ट एससीओ मीट, ये दिखता है साफ साफ। दूसरा, इन लोगों ने रवि लामछने को जो है जेल से छुड़ाया है, जो कि पहले के किसी पार्टी से डेप्यूटी पीएम भी रहा, पत्रकार रहा और एंटी गवर्नमेंट स्टिंग ऑपरेशंस किए उसने। मुख्य बात यह कि किस केस में वो जेल रहा, वो रहा डुअल सिटीजनशिप के मामले में। और एक सिटीजनशिप उसकी यूएसए की थी और एक नेपाल की थी, और अभी उसको छुड़ा लिया गया और अब ये कहा जा रहा है कि वह जो वापस पावर में आए। दूसरा एक फैक्ट आता है, जो ये जो बालेन शाह का नाम आता है, फैक्ट ये है कि वो एक रैपर है, इन्फ्लुएंसर है। और दूसरा, वह एक मेयर बन जाता है काठमांडू सिटी का। और दंगा कहाँ हो रहा है, ये आगजनी कहाँ हो रही है, काठमांडू सिटी में। तो ये आते ही इन लोगों के, ये इन्फ्लुएंसर जो एक नई खतरनाक ब्रीड आई है ना, ये जेलेंस्की भी पहले कॉमेडियन था, पब्लिक में इस तरीके से एंटरटेनर्स को लाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी 3-4 इन्फ्लुएंसर हैं जो स्टूडेंट्स को पे काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स पर किसी प्रकार से उनको भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। ये तंत्र लगा हुआ है, यूट्यूब पे उनको चर्चित कर दो, यूट्यूब पे इनके वीडियोस फैला दो और उसके बाद उनको एक पॉलिटिकल स्पेस में ढकेल दो। भारत में तो खैर ये काम बड़ा देर में होगा, कैसे होगा वो एक अलग कहानी है। पर नेपाल में यह फैक्ट्स दिख रहे हैं कि जहां बालेन शाह और रवि लामछने का नाम आता है, वहां पीछे सीधे से यूएस के दोनों के लिंक साफ साफ सामने आते हैं। बाकी और कौन, अभी तो समय बताएगा कि कौन वहां पे पावर में आता है। पर आईएसआई, यूएस, हम किसी का भी नाम ले, कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। और इस समय जो पावर स्ट्रगल हो रही है, अब वहां पर सीधी सी बात है कि भारत भी वहां पर चुप नहीं बैठ सकता है। ये वही वैसा ही है जैसा यूक्रेन को नाटो में लेके जा रहे थे कि अमेरिकन बेसेस बनाएंगे यूक्रेन में, तो रशिया ने कहा इससे पहले तुम नाटो में जाओ, हमारा नुकसान करो, हम तुम पे आक्रमण कर देते हैं। नेपाल कुछ वैसी ही भूमि, भारत को घसीटने के बहुत प्रयास हो रहे हैं युद्ध में। अब बांग्लादेश से कर लेते हैं, पाकिस्तान से कर लेते हैं, पहलगाम से कर लेते हैं, अब ये नया हमें नेपाल, ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं। नेपाल हमारा बहुत छोटा भाई है, बहुत प्यारा भाई है, और ये आज से नहीं सदियों से। तो ये हमारे वीक पॉइंट्स पे बिलो द बेल्ट वॉर हो रहे हैं, देखते हैं आगे भारत सरकार क्या करती है। जी गायत्री जी। सर, ये मैं बात करना चाहूंगी बालेन शाह, जैसा भी संदीप जी ने मेंशन किया, ये दोनों, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू कि ये बार-बार रोटेट कर रहे हैं। लामछने वर्सेस बालेंद्र शाह, ये कौन है ये भाई साहब? और अचानक से दोनों का नाम आ रहा है। बालेंद्र शाह रैपर, मतलब रैपर को ये लोग बनाएंगे? पहले एक वो कार्टून जेलेंस्की को बनाया हुआ था इन्होंने वहां पर यूक्रेन में। व्हाट इज हैपनिंग? सॉरी। देखिए गायत्री जी, आपने सुना होगा पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, कि वो सम्मोहित कर लेता था, बांसुरी बजाता था कि पूरा हैमलिन शहर उसके पीछे सम्मोहित होकर के। हमारा युवा जो है उसका जीवन ही सोशल मीडिया है, सारा खेल सोशल मीडिया से इरप्ट हुआ है। 26 ऐप्स जहां बैन हुए, वो ट्रिगर पॉइंट आ गया और यूथ ने इतना आक्रोश यूथ में कम देखा होगा आपने, न केवल नेपाल भारत में बल्कि विश्व में। लेकिन जो संदीप जी ने विद्वतापूर्ण जो उनकी जेनेसिस और उनकी कुंडली खंगाल की उनकी ओरिजिन बता दी आपको, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अमेरिका से उनके लिंक, और अमेरिका से लिंक के बाद आप समझ सकते हैं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट निहित कि रिमोट किसके हाथ में होने की प्रबल संभावना है। फिर रैपर ही क्यों, और कोई नहीं है, पूर्व सैनिक नहीं है, और कोई आपके यहाँ राष्ट्रीय हीरो नहीं है, कोई लेखक नहीं है, कोई कवित्री नहीं है। जाहिर है कि जब
इस तरीके के लोगों का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। और आपसे बेहतर कौन जानता है कि अभी आप सामयिकी या अद्वैत वेदांत के ऊपर अगर आप निकालें तो उसकी व्यूअरशिप जाएगी इकाई दहाई में, सैकड़े में भी नहीं जाएगी। लेकिन अभी नचनिया कोई आ जाए तो वो आएगा करोड़ों में। तो वही हाल हमारे यूथ को बरगला करके, सम्मोहित करके, एक तरीके की अर्धमूर्छित अवस्था में ला करके उनके द्वारा इस तरीके के तत्वों को ऊपर किया जा रहा है। यूक्रेन का तो जो हुआ सो हुआ। नेपाल में आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा बड़ा प्रिय छोटा भाई है, और उसका अहित हमारा अहित, उसका हित हमारा हित। हम चाहेंगे नेपाल आगे तरक्की करे। बल्कि लोग ये कहते थे, आपको बहुत ज्यादा अगर तकलीफ भारत में हो रही तो आप नेपाल चले जाइए। आपने भी सुना होगा, संदीप जी ने भी सुना होगा। तो एक तरीके से नेपाल हमारा, और ये तरीके की जो भयावह स्थितियां नेपाल में गायत्री जी हो रही हैं, ये संतोष का विषय है कि फौज ने टेक ओवर कर लिया और अच्छी तरीके से वहां पर स्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि नेपाल में जो हालात हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज ये है, संदीप जी ने जो कही है कि नेपाल लॉन्चिंग पैड रहा है भारत के खिलाफ, संगठित अपराध को लॉन्चिंग पैड रहा है। कंधार हाईजैकिंग तो एक पार्ट था। पूरी फेक इंडियन करेंसी का ताना बाना वाया नेपाल। बहावलपुर पाकिस्तान में प्रेस बनती है जो इंडियन करेंसी छापती है, और वो नेपाल के जरिए एक दो बैंक है, हबीब बैंक पाकिस्तान का, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, नेपाल का राष्ट्रीय बैंक, दोनों एक जॉइंट बैंक बनाते हैं, हिमालयन बैंक। और पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पे 1751 किलोमीटर पर संदीप जी उनकी शाखाएं खुलती हैं। भाई इतना प्रेम इंडो नेपाल बॉर्डर पे क्यों? जिससे कि करेंसी का आवागमन हो जाए, और आधे रेट पर 2000 का नोट 1000 में, 500 का नोट 250 में, 100 का नोट 50 में, उसकी करेंसी जाने आने का एक जरिया बन गया। आप देखें उसके पीछे टोटल आईएसआई। आप ये भी देखें कि मिर्जा दिलशाद बेग जो कि देवरिया का रहने वाला था, वहां पर गया, पहले तो चोरी की कारों का धंधा किया। जब उसमें इतना कामयाब और सफल हुआ, राजनीति में डिप्टी स्पीकर तक पहुंच गया। ये बात दूसरी है कि आईएसआई ने सुना है उनकी हत्या करा दी, सुना है। अब इसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन दिन दहाड़े उनकी हत्या, ये तो अलग विषय है। लेकिन आइए, नेपाल को इन्होंने एक कॉन्डुइट बना लिया था भारत विरोधी गतिविधियों का। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पे शांति आए, और जो भी व्यवस्था है ये उनका आंतरिक मामला है, हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वी कैन विश देम वेल, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू, कि वहां पर अमन रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है, और भारत विरोधी गतिविधियों पे विराम लगे। जी गायत्री जी। सर बड़ी इनफैक्ट ये थोड़ा-सा आई थिंक संदीप जी इस पे बेटर कमेंट करेंगे। देखिए किस तरीके की डिफरेंस है। एक बांग्ला मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट दोनों तरफ है। एक तरफ नेपाल है। इनिशियली इट स्टार्टेड विद कि नेपाल फॉर नेपालीज एंड अदर थिंग्स की करप्शन है। फेसबुक बंद हो गया, सोशल मीडिया बंद हो गया और नेपाल का झंडा लेकर आगे बढ़े हुए थे। और एक तरफ बांग्लादेश है। संदीप जी ये ज़ेन-ज़ी को हो क्या गया है? आई मीन दिस इज़ समथिंग आई कांट अंडरस्टैंड। और अभी जब आप बात कर रहे होंगे, मैं एक वीडियो चलाऊँगी, आप देख कर यू विल बी लाइक, इज़ दिस द काइंड ऑफ जनरेशन वी आर रेजिंग? ऐसी जनरेशन हमें चाहिए? जी, ओवर टू यू। गायत्री जी, ये कार्य हमारे यहाँ भी हो चुका है। आपने देखा होगा 2012 में केजरीवाल के साथ कौन आया था? पूरी स्टूडेंट जनता थी। दिल्ली के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकाले गए थे, वहां पहुंचाए गए थे, ठीक है। उसके बाद जब वो तो एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आप जैसे भी कह लें, क्योंकि वहां भारत उस समय करप्ट था। सोनिया गांधी की सरकार पूरी तरह करप्ट थी। जनता आ गई थी, रेजिम चेंज करना चाह रही थी, और सबको पता चल गया था कि केजरीवाल क्या है। केजरीवाल एक यूएस फंडेड आदमी है। कहाँ पहुंचाया जाता है उसको? दिल्ली का सीएम बन जाता है वो, और आज भारत में एक राजनीति में ठीक ठाक नाम है वो। तो ये कार्य हमारे यहाँ किया जा चुका है। दूसरा, ये स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं आजकल। ये रील्स में आपको वैलिडिटी चाहिए होती है। आपकी वैलिडिटी कैसे आ रही है? जिसके व्यूज ज्यादा है उसकी वैलिडिटी ज्यादा है। आज का समय यही कह रहा है, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को यही चाहिए होता है। फेसबुक पे जहाँ लेखन होता था वह ध्वस्त करके, इंस्टाग्राम जहाँ पर विजुअल एलिमेंट्स जैसे डांस, और यही कैसे टैलेंट हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं टैलेंट है? साइंटिस्ट होना क्यों नहीं टैलेंट है? मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ। सिर्फ एक कविता लिख देना या एक गाना गा देना या एक डांस कर लेना, यही सिर्फ टैलेंट कैसे हो सकता है? पर खैर, ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा चलाया जाता है, बाकी विषयों पर बात नहीं की जाती है। मैं वापस भारत पे आता हूँ। अग्निवीर के खिलाफ कहाँ से प्रोटेस्ट हुआ था? बिहार में हुआ था। स्टूडेंट्स आए थे, ट्रेनें जलाई थी। कौन इसके पीछे था? कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूब के जो पर्टिकुलरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, खान है, दिव्य कीर्ति है, इस तरीके के सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप वाले सब स्टूडेंट्स के पीछे जो पड़े हुए हैं। तो यह
स्टूडेंट्स आपके लिए भारत में ये प्रयास जो होगा ना, ये रेजिम चेंज ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे नेपाल में लोग करना चाह रहे हैं। 2024 में ऑलमोस्ट रेजिम चेंज कर दिया गया था, जब दलित स्टूडेंट्स को यह समझा दिया गया था कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आरक्षण खत्म करेंगे। जो नौकरी ले चुका है उसको तो आरक्षण मिल चुका है। तो ये समस्या, ये डर किसके लिए था? ये एससी स्टूडेंट्स के लिए था। और आप देखिए क्या रिजल्ट आया, आप 240 पे वापस आ गए। ये प्रयास ये लोग स्टूडेंट्स पर ही करेंगे। ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, क्योंकि उसको भ्रमित करना आसान है, और उसको, वह सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे पढ़ रहा है। और यह जो जितने हमारे यहाँ टीचर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे, किसी का इंटरेस्ट उन स्टूडेंट्स में नहीं है जिसको नौकरी में सिलेक्शन लेना है। जो 99.99% फेल हो जा रहा है, उसको भ्रमित करके उसको समाज में वापस छोड़ देते हैं। उसको क्या कहते हैं, ये हमारे यहाँ चल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके यहाँ भी प्राइड परेड शुरू हो चुके हैं, आपके यहाँ भी गे प्राइड परेड शुरू हो चुके हैं। गाजा के लिए बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, गाजा का जी नहीं पता लेकिन गाजा के लिए रो रहे हैं। तो पॉइंट इज कि ये एक अपना विशेष सहूलियत भरा कंटेंट हमें देना है और उसी से भ्रमित कर देना है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के प्रति आपका मोह भंग हो जाए, यह प्रयास सदैव यह जनता करती रहती है, चाहे वो पॉडकास्टिंग से करे, चाहे वो कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस के फॉर्म में करे, चाहे किसी रूप में करे। और इसका असर किसी एक दिन सड़क पे दिखता है, जैसा नेपाल में दिखा, जैसा बांग्लादेश की आपने हमें तस्वीर दिखाई। और यह यूट्यूब फेसबुक बड़े टारगेटेड एड्स करते हैं। अगर आप फेसबुक वगैरह के अपना प्रमोशन करना चाहें, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस वर्ग में करना है, किस सिटी में करना है, किस एज ग्रुप में करना है, किस महिला को करना है कि किसको करना है। अगर उनके पास इतना डेटा है कि आपका पर्टिकुलरली ऐड पैसा लेकर वो एक पर्टिकुलर इंसान तक पहुंचा सकते हैं, तो वो यह भी कर सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट हमको किस जनता को दिखाना है। और सबका अपना मोबाइल का विजुअल अपना एक्सपीरियंस अब स्वयं का है, उसमें माता पिता का भी दखल नहीं है। तो ये जितने हमारी बिग टेक कंपनीज हैं जो अमेरिका की हेजेमनी स्थापित करने के लिए भारत में हर जगह पूरी दुनिया में फैलाई गई हैं, उनका रोल ना हो, मैं नहीं मान सकता हूँ। उनका रोल है, पर्टिकुलरली कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनीज जो हैं, बकायदा चुनाव जितवाने हरवाने का कार्य कर रही हैं इन्हीं सोशल मीडिया एप्स के थ्रू। तो क्या यह जी, कार्य नहीं हो रहा है, इनके कंट्रोल में है चीजें। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड ऑन दिस। जी, जी कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट गायत्री जी। सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है एंड दिस इज द न्यूज़ कि चाइनीज पीएलए कमांडोज ऑफ तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट आर इन नेपाल एंड मतलब झड़पें हो रही हैं, अच्छा खासा पीटा जा रहा है प्रोटेस्टर्स को, ऐसा न्यूज़ निकल कर आया। ये सही हो या नहीं हो? सही हो तो भी और सही नहीं है तो भी। एक इंटरेस्टिंग जो यहाँ से डेवलपमेंट आएगी, सी ओली वाज कंसिडर्ड एज अ प्रो चाइना पर्सन, प्रो चाइना जिनको पर्सन। राइट, एंड ओली कभी भारत नहीं आए थे, वो चाइना कई बार जा चुके थे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स एंड सारी चीजें देखी। ये आईएसआई ने मास्टरमाइंड किया है, जैश ए मोहम्मद ने किया है, लश्कर ने किया है, या सीआईए ने किया है। हथियार तो ऑब्वियसली सीआईए ने अपने बंदे नहीं उतारे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के थ्रू लोग आए हुए हैं, वही सीआईए का भी काम करते हैं, वही आईएसआई का भी करते हैं। अब ये यहाँ से आई थिंक सो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। जी सर। आपने बिल्कुल सही कहा। पीएलए का इस तरीके से हस्तक्षेप करना, माना कि तिब्बत से सटी हुई सीमा के ऊपर इन्होंने हस्तक्षेप किया। अब इसका तर्क वो दे सकते हैं कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीज अविश्वसनीय है। भारत की 1751 लंबी सीमा है, लेकिन भारत ने तो कोई फोर्स भेजी नहीं, भारत ने तो होमगार्ड भी नहीं भेजा। तो चीन को ऐसी कौन सी खुजली मच गई कि उन्होंने पीएलए को उतार दिया वहां पर? इससे दो चीज बिल्कुल स्पष्ट निष्कर्ष ये है कि वहां पर चीन का हस्तक्षेप, आपने बिल्कुल सही कहा। आईएसआई पीएलए का जो नेक्सस है, अनहोली नेक्सस है, वो खुल करके सामने आ गया है। और ये नेपाल के हित में होगा कि वहां की सेना तुरंत अपनी लगाम अपने हाथ में ले, नियंत्रण करे और बाहरी तत्वों को बाहर रहने का निर्देश दे दे। क्योंकि आपने देखा गोरखाओं की सैन्य क्षमता विश्व में प्रसिद्ध है, और वो अगर अपने पे आ जाए तो न पीएलए, न आईएसआई, न कोई दुनिया कोई ताकत नेपाल को हिला नहीं सकती है। गुरखा के सामने आयोग गुरखारी जैसे वॉर क्राई होता है, जैसे जय भवानी, जय बजरंगबली, तो उसी तरीके से थर्रा जाएगा अगर आयोग गुरखाली आ जाता है। तो हमारी भी सीमा 1751 किलोमीटर है, पूरे भारत की इंडो नेपाल बॉर्डर है। यूपी की अकेले 600 किलोमीटर है। हमने तो एक होमगार्ड भी नहीं भेजा। ये इनको कौन सी मजबूरी आ गई? जाहिर है कि उनके जो रोड मैप था, अगर उसमें कहीं व्यवधान दिखा होगा, तो चीन ने अपनी फोर्स जो तिब्बत में थी उसको उतारने की पूरा कुंसित प्रयास किया।
ये अस्वीकार्य है। और गायत्री जी, मैं समझता हूं कि आज के दौर में ये जरूरी है। अब अपने संदीप जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उसके ऊपर मैं एक वाक्य, मुझे खुद नहीं मालूम था कि ये आखिर जेन जेड होती क्या चीज है। तो ये पता लगा 1997 के बाद की पैदाइश और 2012 की पैदाइश, ये एक विशेष प्रकार के हमारी संतान या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, या जो भी मैं कह दूं, ये वो हैं जो केवल इस तरीके के सोशल मीडिया और इंटरनेट पे पले बढ़े हैं। दूसरा, उनका सूचना का और कोई संसाधन बहुत ज्यादा नहीं रहा। जो बची कुची कसर थी वो कोविड ने पूरी कर दी। तो अब और ज्यादा हम लोग निर्भर हो गए इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर। अब सोशल मीडिया के अलावा एक अगर ये कहा जाए कि पहले था हमारी प्राण ऊर्जा पुस्तकें हैं, हमारी प्राण ऊर्जा लेबोरेटरी हैं, आज हमारी प्राण ऊर्जा और प्राण बसता है इंटरनेट में और मोबाइल में। तो इसीलिए आपने संदीप जी ने बड़ी कही, लाइक्स और हमारे व्यूज ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। ये एक अवधारणा सी बन गई है जो अत्यंत आपत्तिजनक है। उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से इस काले साए को दूर करें अपने बच्चों से, वो अलग सा विषय है। लेकिन उसके दुष्परिणाम आज हम आप देख रहे हैं पूरे विश्व में। Sir, last question, and that is for both of you. Why हमारे यहाँ से रॉ या फॉरेन मिनिस्ट्री को क्यों नहीं इंटरवीन करना चाहिए? खुद डोवल जी ने सामने आकर कहा कि वी आर गोइंग टू डिफेंड आवर कंट्री गोइंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स। तो हम ऑफेंसिव अप्रोच क्यों नहीं रख रहे हैं? यहाँ पर सीआईए आकर बैठ रही है, बांग्लादेश में सीआईए आकर बैठ रही है, पाकिस्तान ऑलरेडी बिक गया, बलूचिस्तान का तो क्रिप्टो में सौदा करके आ चुके हैं। श्रीलंका में भी वही कोशिश की थी, मालदीव में भी वही पूरा चक्र भी जो 10 जनपद से रचा गया भारत के लिए, शायद उनको क्रिश्चियन वर्ल्ड बनाना है या जो भी बनाना है। बट सीम्स लाइक वी आर ऑलवेज प्लेइंग डिफेंसिव, व्हाई नॉट ऑफेंसिव? We should be active in our neighboring countries because this is our sphere of influence. जी। श्री जी, आपके प्रश्न का जवाब संदीप जी अपने प्रारंभिक संबोधन में दे चुके हैं कि सारा विश्व चाहता है, हम तो चारों ओर अपने हितैषियों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, उधर और आगे जाए तो कहने की जरूरत नहीं है। तो सारा विश्व चाहता है किसी भी एन केन प्रकार एक बार आपको युद्ध में घसीट लें और आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल रसातल में चली जाए। लेकिन वो गेम प्लान भारत है कि भारत वो भारत थोड़ी है उनके जमाने का 10 जनपद वालों का। ये भारत जागा हुआ भारत है, अपना हित समझ सकता है और हमें हमारी इच्छा के खिलाफ कोई घसीट नहीं सकता है। जी गायत्री जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं। आपने जिन एजेंसीज का नाम लिया और सरकार का नाम लिया, भारत सरकार का, यह सब भारतीय संविधान से बंधे हुए हैं। पर भारतीय संविधान किससे बंधा हुआ है? क्या वो 47 के बाद के भारत से बंधा हुआ है, या उसका कोई कमिटमेंट 47 के पहले का जो हजारों साल का भारत है, उसके जो कल्चर है, उसका जो हमारा सनातन धर्म है, क्या उसके प्रति उसका कोई कमिटमेंट है लिखित में? नहीं है। यदि होता तो फिर यदि एक बार भारतीय संविधान उस हमारे हजारों साल के भारत से जुड़ जाए, उसका कमिटमेंट उसके प्रति भी आ जाए, उस भारत भूमि का, कि यहाँ पर जो हजारों साल की सभ्यता उसको उसकी रक्षा भी हमारा कमिटमेंट है, तो नेपाल में भी आप आसानी से जा सकते हैं। ये आपको संविधान अलाउ करता फिर, क्योंकि नेपाल और भारत भाई सेम इतिहास है, सब कुछ है। तो हम आज बंधे हुए हैं, पर थोड़ा कहीं बहुत जो है ना, मैं ये नहीं कहता संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है, पर शायद ये बहुत बड़े भविष्य आगे, बहुत आगे भविष्य की बात हो कि हम इस प्रकार बंधे भी नहीं रहने चाहिए। और हमारी एक्चुअल कमिटमेंट कहाँ है? आज कम्युनिस्ट नेपाल में आ जाते हैं, वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाते हैं, आईएसआई आ जाता है, और एक जैसा सर ने कहा 10 जनपद, और आपने बताया कि कभी पशुपतिनाथ नहीं जाने दिया गया तो पूरा एक देश तबाह करने का पूरा कार्यक्रम चलाया राजीव गांधी और उनकी पत्नी ने। तो यह तब तक यह तो वैसे ही चलता रहेगा अगर हमारा कोई कमिटमेंट ही नहीं है हमारे हिंदू धर्म के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति। तो यह कमिटमेंट बहुत आवश्यक है, तब हम ये अपनी रक्षा भी कर पाएंगे और हम अपने आप को इन प्रेडेटर से बचा भी पाएंगे, और बार बार हम फिर इन चक्रों में नहीं फंसेंगे कि कोई भी आके कहीं भी हमारी भूमि पे, किसी भी आसपास की पड़ोसी की भूमि को हमको डिस्टर्ब कर रहा है। हम शांति से अपना काम करना चाह रहे हैं, कोई करने नहीं देना चाह रहा, तब हम फिर प्रोएक्टिव होकर हम अपनी स्वयं की पूरी पूरी रक्षा कर पाएंगे। यूएस के बॉर्डर्स पर कोई क्यों नहीं जाता है? एक आखिरी बात हो गायत्री जी, रॉ एजेंसीज वगैरह की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। सर जानते हैं कि यदि यूपी पुलिस थोड़ी देर के लिए भी नेपाल पहुंच गई तो सारी चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी। सर से बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को। सर जी सर, पैदल ही मार्च कर सकती है सर। जी
मैं मजाक की बात थी, ऐसा कुछ है नहीं। मज़ाक की बात कर रहे हैं, प्लीज़ इसको सीरियसली हम्म। नहीं लीजिएगा व्यूअर्स, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल बाउंड्री है एंड वी हैव ऑलवेज़ बीन रिस्पेक्टिंग आवर नेबर्स। सर, आर्मी हैज़ टेकन ओवर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द कंट्री। आगे क्या देखते हैं आप? मतलब अब यहाँ से क्या आगे? ये प्रश्न के 3 भाग हैं। भारत के लिए क्या रोड मैप है, नेपाल के लिए क्या है, दोनों के लिए क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। भारत के लिए कि 1751 लंबी किलोमीटर पे जागरूक रहें, आपराधिक तत्वों को आवागमन न दें और यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करके डाइवर्ट करके के बाद फेक इंडियन करेंसी और ड्रग और नार्को टेररिज्म बढ़ाएं। नेपाल की प्राथमिकता ये है कि अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर जागरूक रखें, अपराधियों के ऊपर नियंत्रण करें और जो एजेंट प्रोवोकेटियर हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर करें कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें ये देखना है कि जो मेजर तंजीमें हैं, आपने 3 का नाम लिया, आईएसआई नंबर 1 तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, दूसरे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। इसके अलावा तमाम आपके ऐसे सिस्टर एजेंसीज़ बांग्लादेश की हैं। अभी तो आपने 3 लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी फौजी है और इस तरीके की तंजीमें हैं, इनसे आपको सावधान रहना है, पीएलए से सावधान रहना है। तो एक तरीके से आगे के 72 घंटे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और उसमें इटर्नल विजिलेंस, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और मैं समझता हूं कि हमारी प्रेजेंस इंडो नेपाल बॉर्डर पे हर तरीके से मौजूद होनी चाहिए। हम पीएलए नहीं है कि हम किसी की टेरिटरी में घुसें। हम अपनी सुरक्षा के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, जो हम कर सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। जी, संदीप भाई, हाउ डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? मोदी जी ने नेपाली भाषा में ट्वीट कर दिया है, अब सोच समझ के ही करेंगे। इस आपदा में भी वो अवसर अपना ढूंढ निकालेंगे। वहां जो उन्होंने भी आज तक रहा, हिंदी प्रो भाषा कम्युनिस्ट, प्रो ये प्रो वो, और मोदी जी उन्होंने आपको याद होगा 14 के बाद जब आते हैं तो सबसे पहले पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाते हैं। वहां यदि अटैक हो गया है तो वो उनकी नजर से छिपा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बड़े कार्य जरूर किए जाएंगे ताकि यह एक प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल निपटाई जा सके। नेपाल से जो कोई यदि समस्या पैदा हो सकती है उसको वंस एंड फॉर ऑल जो है निपटा लेंगे। जब कोविड से निकल सकते हैं, पहलगाम से निकल सकते हैं, तो इससे तो निकल ही जाएंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। ऐसा 3 ट्रैक रिकॉर्ड लैंग्वेजेस है। में किया है, इंग्लिश में, नेपालीज़ में एंड हिंदी में, एंड इनका वर्बेटिम मैं पढ़ती हूँ मोदी जी का। द वायलेंस इन नेपाल इज हार्ट रेंडरिंग। आई एम एंग्विश्ड दैट मेनी यंग पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। The stability, peace, and prosperity of Nepal are of utmost importance to us. I humbly appeal to all my brothers and sisters in Nepal to support peace. He wrote. अब इसमें जाते-जाते 2 चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगी। सीता मैया का घर कहा जाता है नेपाल में ही है। बिहार में बन रहा है सीतामढ़ी, वहाँ पे भी भव्य उसकी तैयारी हो रही है। मोदी जी ने 3 लैंग्वेजेस में ट्वीट किया है और मोदी जी की आदत है कि वो रस्सी लंबी छोड़ देते हैं। अब उस लंबी रस्सी से आप उनसे कनेक्ट करना चाहें, अपने लिए फांसी का फंदा बनाना चाहें, ये आपकी मर्जी है। तो पहले आप खेल खेलिए, उसके बाद वो फिर अपने पत्ते खोलते हैं। तो अब ये आगे मैम, क्या गोरखनाथ धाम का भी बहुत बड़ा कनेक्ट है नेपाल से। बहुत बड़ा कनेक्ट है नेपाल से और योगी जी तो सभी को पता है वहाँ के भक्त हैं। सो देखते हैं कि जैसा कि कहा गया लंबी रस्सी छोड़ी हुई है। अब वो वापस कनेक्ट करना चाहेंगे या फांसी का फंदा बनाना चाहेंगे ये तो वक़्त बताएगा। बट लुक्स लाइक क्योंकि सर मैं एक चीज़ तो पूछने भूल गई हाँ, क्योंकि आर्मी ने टेक ओवर किया है, कहा जा रहा है जो आर्मी के हेड हैं, ही इज़ वेरी कनेक्टेड विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। दैट वाज़ अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट दैट लॉट ऑफ व्यूअर्स had raised जी। अखिल जी, हम लोगों की निरंतर बॉर्डर्स मीटिंग होती रही है आर्मी ऑफिसर्स के साथ, नेपाल पुलिस के साथ। भाई संदीप जी का कहने वाली बात है, उसको ऑन पेपर लाने की जरूरत नहीं है। उस ऐसे हमारा व्यवहार रहता है जैसे पारस्परिक, अगर हम रिश्ते निकालें तो रिश्तेदारियां भी निकल आती हैं। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और यही व्यवहार होता है कि जैसे इतनी खातिर तवाज़ुन तो हम लोगों की अपने यहाँ नहीं होती जितनी नेपाल के ऑफिसर्स आर्मी और पुलिस हाउस करते हैं। ये हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है नेपाल पुलिस से, नेपाल आर्मी से। आपने बिल्कुल सही कहा, उनके बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उनकी रिश्तेदारियां हमारे यहाँ हैं। बहुत तरीके से अब इसके ऊपर आप जाएं, अगर आप प्रयागराज जाएं तो वहां देखिए गंगा जी के किनारे एक शिवकुटी एक मोहल्ला, वहां राणा पराक्रम जंग जो नेपाल वाले में उनके बहुत बड़ा महल है। मैं कितने बता दूं नेपाल फैमिलीज ने यहाँ पर मकान लिए हैं और बनारस में तो उनकी प्रेजेंस है। बनारस की सेंट मेरीज में उनकी राजकुमारियां पढ़ी हैं। इस पे खैर अलग शो आपको करना होगा, लेकिन हमारा जैसे उनका रोटी बेटी का संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तो बड़ा हम हमारा सम्मान करते हैं। इस चीज को बस हमें एक दूसरे लेवल तक ले जाना है, केवल इतना काम करना है। आप मान के चलिए कि क्या चीन और क्या आईएसआई ये खून के रिश्ते को अलग नहीं कर सकते हैं। वो हमारे भाई बहन है, हमारे बच्चे हैं।
हमारे बुजुर्ग हैं वो। जी संदीप जी। नहीं, बस यही कहना है जो सर ने कहा, मैं मुझे नहीं लगता मैं उससे बेहतर कोई बात कह पाऊंगा। सर का तो व्यक्तिगत अनुभव है कि किस प्रकार से उनकी फोर्स और मतलब पुलिस फोर्स और भारतीय सेना और नेपाली सेना का आपस में संबंध रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें नेतृत्व पर अपने भरोसा रखना चाहिए, और समाधान ऐसा निकलेगा कि नेपाल जो हमारा छोटा भाई है, वह कभी भी जीवन में ऐसे जो बाहर के आक्रमणकारी हैं उनसे परेशान ना हो। ये समाधान सदैव के लिए निकालना आवश्यक है, और शायद निकलेगा, अब निकलेगा। थोड़ी पीड़ा होगी पर निकलेगा। नेपाल के आर्मी चीफ जो है अभी जो करंट है, कहा जा रहा है कि दोपहर के आसपास में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इन्होंने पढ़ाई की है स्टाफ कॉलेज इन शिवपुरी नेपाल। उसके बाद ही इज आल्सो हैड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द फॉरेन कंट्रीज अदर देन इंडिया, बट हायर कमांड एंड मैनेजमेंट कोर्स एट आर्मी वॉर कॉलेज इन नागरकोट एज वेल एज मेनी डिफेंस कोर्सेज इन इंडिया। सो भारत के साथ उनका जो लिंकेजेस हैं, जो कनेक्शंस है, सीम्स टू बी वेरी डीपर। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, बीच सीआईए आईएसआई, ना चाइना ना यूएसए, दोनों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि बीच में आकर बैठे, और शायद ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। सर व्हाट डू यू से? भी प्रश्न है आपका, आपके 5 मिनट 30 मिनट को एक्सीड कर रहे हैं। अब वेदों का पठन पाठन, अब ये आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर यही है, ये चीज थी, है और सदैव रहेगी। लोग हमसे कहते नहीं थे, जो बहुत आक्रोशित रहे थे, कौन कहता था, आपको भी याद होगा टीवी चैनल पे, आपको अगर यहाँ सूट नहीं कर रहा है आप नेपाल चले जाइए। मतलब जो ये ठसक की जैसे नेपाल ना हो गया, हमारा अपना व्यक्तिगत घर है। और इस चीज को आपने तो बताया कि एक नहीं तमाम कोर्सेज, हमारे जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट एक्सरसाइजेस, उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ आकर के, हमारे जो प्रतिष्ठित ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, हमारे ऑफिसर्स वहां जाकर के जंगल वॉरफेयर में, ये तो इस परंपरा को और सुदृढ़ करना है। और दाल भात में जो मूसर चंद बनने का प्रयास करते हैं, उसी ऐसे ही हर मूसर चंद को, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं लतिया के करिए बाहर। हमें दो भाइयों के बीच में तीसरे का क्या काम है? तो यही होना भी चाहिए। तो गायत्री जी, मैं आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर। संदीप, जय हिंद। संदीप भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि चाइना एंड इंडिया दोनों नहीं चाहेंगे कि बीच में, चाहे वो आईएसआई हो चाहे सीआईए हो, वो आकर बैठे, बेस बनाए या किसी भी तरीके का नेपाल में इंटरफेरेंस हो। इनफैक्ट 5 महीने पहले हमने जब शो किया था, वन ऑफ द रिजीम चेंज एक्सपर्ट हु हैड विजिटेड इंडिया, आई थिंक इट वाज रोनाल्ड मोली, बांग्लादेश, वो आए, उतरे इंडिया में, बांग्लादेश मुश्किल से कुछ घंटे, बट देन ही स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन नेपाल। और हमने तभी से रेड फ्लैग्स रेज करने शुरू कर दिए थे कि ये आते दिल्ली हैं, दिल्ली में कुछ देर रहते हैं, एम्बेसीज में कुछ एक स्टॉक होता है ना, स्टॉक इन्फॉर्मेशन की भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या बाकी है, एंड देन ही वेंट टू नेपाल, एंड द सेम पर्सन आल्सो वेंट टू श्रीलंका आल्सो। मैम एक बात बताइए, बालेन शाह जो है जिसकी बात हो रही है अभी, ये टाइम मैगजीन में 100 टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इसका नाम आता है। टाइम मैगजीन तो जाहिर सी बात है सीआईए से ही है। किसका किसका नाम दिया है उसने, भारत से किसका किसका नाम दिया है? वो टाइम मैगजीन वो है जो मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ कहती है। ठीक है, तो कहाँ बालेन शाह और कहाँ मोदी जी? न्यूयॉर्क टाइम्स, सबको पता है क्या है वो, सो एंटी इंडिया। तो वो जो है बालेन शाह के फेवर में सारी बातें कहती है। मोदी जी का जो ट्वीट आया ना नेपालीज में, उसके नीचे के कमेंट्स पढ़िएगा, तो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव बालेन शाह समर्थक, जो उसकी एक आर्मी होती है ना, एक बड़े इन्फ्लुएंसर की एक बड़ी आर्मी होती है, तो वो नीचे लगे हुए हैं कि तुम दूर रहो, ये तुमको कोई जरूरत नहीं, तुम नहीं करा नुकसान तुम। जो पंजाबी कई लोग नहीं कहते मोदी जी के बारे में, जो जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, आदमी बाढ़ में उस जनता को हेल्प करने जा रहा, सब कुछ कर रहा है, कुछ नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन एक पता नहीं किस बात का द्वेष है। तो वह द्वेष आपको नेपाल की ट्रोल आर्मी में जो इन्फ्लुएंसर की है, वह मोदी जी के पीठ के नीचे दिखेगी। तो यह भी, ये सब वही है, ट्विटर पे ये सारी चीजें, ये सब है तो यूएस का ही। तो किस प्रकार से सोशल मीडिया द्वारा आधारित यह कार्य किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले आपको मैं बताऊं, कलीपुरी जी जो इंडिया टुडे की मालकिन है, वह स्मिता प्रकाश जी के साथ एनआई पॉडकास्ट पे बात कर रही थी, और उन्होंने कहा कि 2029 का चुनाव इन्फ्लुएंसर्स का चुनाव होगा। इन्फ्लुएंसर्स भी एक बड़ी भूमिका तय करेंगे, और अगर कोई उस स्तर पे रहकर कोई बात कह रहा है तो मैं उसको हल्के में कतई नहीं लेता। ठीक है,
तो ये देखने वाली बात होगी कि वह इन्फ्लुएंसर क्या यूट्यूब के होंगे या भारत आधारित कोई सोशल मीडिया ऐप होगा उसके होंगे, क्योंकि जैसे टिकटॉक निपटाया गया था वैसे अब शायद समय आ गया है, क्योंकि इन लोग का दखल बहुत ज्यादा हो गया है हर प्रकार की राजनीति में, और ये नुकसानदायक दखल है, ये प्रोडक्टिव नहीं है। अगर आप ये एंटरटेनमेंट हमें देकर चाह रहे हो कि हमारी देश की राजनीति पर कब्जा कर सको, मैं वही आ रहा हूँ कि यह जो आपने सवाल पूछा कि अब ये समय आ गया है सरकार को जितनी समस्याएं हैं छोटी छोटी, एक बड़ी घटना से आपको ना बहुत सारी छोटी समस्याओं का पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता, बड़ी घटना से ही पता चलता है। नेपाल में 4 दिन पहले शायद हम लोग का भी ध्यान नहीं था, पर इतना कुछ हो सकता है, हो रहा है, अब हमारा भी ध्यान जा रहा है। बड़ी घटना हुई है, सारी समस्याओं का पता चलेगा, उसकी तुरपाई होगी। जी जैतून जी। Donald who had visited Nepal 3rd December 2024, as I was saying. Donald मोहम्मद had यूनुस अमेरिका का आदमी, उसको बिठाया गया। अब अमेरिका के ही लोग अगर बैठेंगे नेपाल में सत्ता में कौन आएगा इस पर भी निर्भर करता है। शायद भारत उतना इंटरफेयर न कर, देखते हैं क्या होता है। जी कंटिन्यू रखेंगे, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, पर डोनाल्ड 3rd December 2024, जैसा कि मैं अपने शोज में कह रही हूँ, और उस वक्त हमने शो किया था दिसंबर के बिटवीन 3rd December टू 10 December के बीच में हमने शो भी किया था इस चीज को लेके कि ये बंदा अब मुड़ रहा है नेपाल की तरफ, तो जाकर देखिएगा, आपको तभी हमने रेड फ्लैग स्टार्ट कर दिए थे। वी आर फॉलोइंग देम वेरी क्लोजली द वे दे आर फॉलोइंग अस, सो स्टे ट्यून्ड विद ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको कोई शो रिक्वेस्ट करना है, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और प्लीज आगे आएं, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें। इट टेक्स इमेंस हार्ड वर्क, immense commitment and sincerity to actually dig, research and then present to you. So अगर आप में सामर्थ्य है तो प्लीज आगे आकर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।